गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि लेखांकन समीकरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अध्याय 3 व्यावसायिक शोधों का लेखांकन। इस चैप्टर को लेखांकन समीकरण या व्यावसायिक शोधों का लेखांकन कहा जाता है। इस चैप्टर में समीकरण हम सीखेंगे। समीकरण मतलब ये होता है कि यहाँ दिया हुआ है संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। तो एक समीकरण है संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। तो हमको संपत्ति पता होना चाहिए, हमको दायित्व पता होना चाहिए, तभी हम संपत्ति और दायित्व को लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ संपत्तियां लिखी हुई हैं और यहाँ दायित्व लिखे हुए हैं। इन संपत्ति और दायित्व को हमको याद करना है। आपको इनका नॉलेज होना, आपको संपत्ति और दायित्व का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम लेखांकन समीकरण के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संपत्तियों में दिया हुआ है देनदार, हस्तरोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्त बिल, फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, औजार, ख्याति, यंत्र, विनियोग, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, व्यापार चिन्ह, विनियोग आदि। मतलब यह है कि जो हमारे पास होती है, जिनका हम उपयोग, जिनको हम रोकड़ में बदल सकते हैं, जिनका हम उपयोग भविष्य में करते हैं, उन सारी संपत्तियों को उन सारी वस्तुओं को हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति में देनदार होता है। देनदार वो जिसको हमने उधार राशि दी हुई है, जिसको उधार राशि देते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति हमारा देनदार कहलाता है, उसके पास हमारी राशि जमा है। उसके बाद हस्तरोकड़। हस्तरोकड़ मतलब यह है कि हमारे हाथ में या हमारे पॉकेट में जो नकदी राशि होती है, उसको नगद रोकड़ कहा जाता है। फिर आता है बैंक में रोकड़। बैंक मतलब हमारा जो पैसा बैंक में जमा है, उस राशि को हम बैंक रोकड़ कहते हैं। प्राप्त बिल। प्राप्त बिल एक तरीके का चेक होता है। किसी व्यक्ति द्वारा हमको जो बिल देते हैं या चेक दिया जाता है, जिसको हम बैंक से बनाते हैं, उसको अपन प्राप्त रोकड़ कहते हैं। फर्नीचर, जो आपके टेबल कुर्सी है, ये आपकी संपत्ति होती है, ये फर्नीचर कहलाएगा। भूमि, आपके पास जो जमीन है, भूमि और भवन, ये भी आपकी संपत्ति होती है। मशीनरी, बड़े बड़े उद्योग में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, वो आपकी संपत्ति हैं, उनको मशीनरी कहते हैं। उपकरण, उपकरण मीन्स होता है औजार। उपकरण और औजार एक ही चीज है। उपकरण और औजार मतलब यह है कि कोई भी वस्तु के लिए हम जो प्रयोग में लाए जाने वाले औजार होते हैं, वो भी हमारी संपत्ति होती है। ख्याति। ख्याति मतलब किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि, उसका नाम और प्रसिद्धि को हम ख्याति कहते हैं। फिर आता है यंत्र। मशीनरी और यंत्र एक ही है, मशीनरी को ही हम यंत्र कहते हैं। विनियोग। विनियोग उस राशि को कहा जाता है जो हम पुनः लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं। फिर आता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय वो व्यय होते हैं जो हम पहले ही दे चुके होते हैं, उनको पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसके लिए एडवांस में जो राशि देते हैं, उसको पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है, और वो पूर्वदत्त व्यय संपत्ति होती है। उसके बाद आता है उपार्जित आय। उपार्जित आय मतलब यह है कि ऐसी आय जो आप कमा तो चुके हैं, लेकिन अगर अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, वो उपार्जित आय होती है। व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह हमारे व्यापार में जो चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं, उनको व्यापार चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, और ये भी हमारी संपत्ति होती है। ट्रेडमार्क मतलब ये होता है जैसे कि माइक्रोमैक्स या फिर माइक्रोमैक्स का थंब, ये आपका व्यापार चिन्ह होता है। विनियोग, ये विनियोग डबल बार आ गया। विनियोग मीन्स होता है पुनः लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाए गया रुपया विनियोग कहलाता है। तो ये सारी संपत्तियां, इनको आपको याद कर लेना है। अब आता है दायित्व। देनदार, जिनसे हमको पैसे लेना है, वो संपत्ति, इधर आ जाएगा लेनदार।
जिसको हमको पैसे देना है वो लेनदार होते हैं, वो दायित्व में आते हैं। देय विपत्र, हमको किसी को विपत्र देना है, चेक देना है तो दायित्व। अदायित्व है, हमने किसी को पैसे नहीं दिए हैं तो अदायित्व में है और वो भी हमारा दायित्व होता है। इसी प्रकार अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय का मतलब यह है कि हमने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन सेवाएं नहीं दी हैं, तो वो हमारा दायित्व है। उसके बाद है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष मतलब ये कि जो बैंक से हमने उधार पैसे लिए हैं वो बैंक अधिविकर्ष होता है और बैंक अधिविकर्ष हमारा दायित्व होता है। ध्यान रहे, बैंक अधिविकर्ष केवल, बैंक अधिविकर्ष की जो सुविधा है वो केवल चालू खातों पर मिलती है, बचत खातों पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। फिर आता है ऋण पत्र। यदि हमने किसी से ऋण लिया है तो उसमें को ऋण पत्र कहते हैं और ऋण पत्र भी हमारा दायित्व होता है। बाह्य ऋण मतलब कि व्यापार के बाहरी व्यक्ति से अगर हम ऋण लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं तो उसको बाह्य ऋण बोलते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का मतलब यह है कि हमारे व्यापार में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए हम अलग से पैसे जोड़ के रखते हैं। उसमें जो राशि दी जाती है उसको बोलते हैं कर्मचारी प्रोविडेंट फंड या फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, और ये भी हमारा एक दायित्व होता है। तो हमको लेखांकन समीकरण के लिए ये सारी संपत्तियां और ये पूरे दायित्व याद करने होते हैं। इनके अलावा भी कुछ और संपत्तियां भी हैं और कुछ और दायित्व भी हैं, लेकिन हमने अधिकांश लिख लिए हैं। ठीक है, आपको वो बुक में मिल जाएंगे संपत्ति दायित्व, और चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद लेखांकन समीकरण, इस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सौदों का लेखांकन या लेखांकन समीकरण। तो लेखांकन समीकरण अब हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमको कुछ समीकरण याद होने चाहिए, जैसे कि संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। संपत्ति बराबर होता है दायित्व धन पूंजी, दायित्व बराबर होता है संपत्ति माइनस पूंजी, और पूंजी बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व। मतलब ये कि 1, 2 और 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? संपत्ति है, दायित्व है और पूंजी है। यदि हमको 2 चीजें पता होंगी तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि दायित्व और पूंजी हमको पता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो संपत्ति बन जाएगा। हमको संपत्ति पता है और पूंजी पता है तो संपत्ति में से पूंजी घटा देंगे, दायित्व बन जाएगा। यदि हमको संपत्ति और दायित्व पता है तो संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो पूंजी बन जाएगा। ठीक है, उसी के बाद लेनदार कैसे निकालते हैं? तो लेनदार बराबर होता है कुल संपत्ति माइनस शुद्ध संपत्ति। यदि शुद्ध संपत्ति में लेनदार जोड़ देंगे तो कुल संपत्ति बन जाएगा, और यदि कुल संपत्ति में से शुद्ध संपत्ति को घटा देंगे तो लेनदार आ जाएगा। उसी प्रकार अंतिम पूंजी कैसे निकालते हैं? तो अंतिम पूंजी बराबर अंतिम संपत्ति माइनस अंतिम दायित्व। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। इस प्रकार से ये 5-6 समीकरण मैंने आपको लिखे हुए हैं। इन समीकरण के आधार पर हम शुरू के 1, 2, 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। गो। तो आपको हमने बता दिए हैं ये सारे समीकरण, ये 6 समीकरण हैं, इनको आपको याद रखना है। इन समीकरण के आधार पे हम शुरू के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो। पुस्तक में से मैं पढ़ के समझाऊंगा तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, पेज नंबर 3.36 पर है। यदि आप जीपीएच की बुक से पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि नंबर 1 है कुल संपत्तियां बराबर 1,50,000 रुपए दिया है। नंबर दूसरा है माल के लिए लेनदार 90,000 दिए हैं और खर्चों के लिए लेनदार 15,000 रुपए दिए हैं। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? वो कह रहा है निम्न सूचना से पूंजी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? पूंजी, पूंजी ज्ञात कीजिए।
तो आपको पूंजी ज्ञात करना है, तो इसमें देखेंगे हम ऊपर हमारा जो समीकरण है इसमें से पूंजी हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये लिखा है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, और सवाल में दिया हुआ है कुल संपत्तियां 1,50,000 रुपए और माल के लिए लेनदार 90,000 रुपए और खर्चों के लिए लेनदार 15,000 रुपए। मतलब ये है कि संपत्ति दी है और लेनदार दिए हैं। संपत्ति में तो आपको पता है संपत्ति है, और लेनदार मीन्स होता है दायित्व, तो हमको ये दायित्व में लिखना है। तो पूंजी बराबर ये समीकरण लगेगा, पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। तो हम देखेंगे संपत्ति कितने की, 1,50,000 की। तो मैं लिख देता हूं पूंजी बराबर संपत्ति हो गई 1,50,000 माइनस दायित्व में लेनदार आते हैं, दोनों लेनदार दायित्व है, तो दायित्व में हम लिखेंगे 90,000 प्लस 15,000। तो हम इसको अगले स्टेज पे पहुंचाएंगे, तो ये लिखाएगा पूंजी बराबर 1,50,000 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,05,000 आएगा, 90,000 और 15,000 बराबर होगा 1,05,000। अब हम 1,50,000 में से 1,05,000 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 45,000। यहां लिखेंगे हम पूंजी बराबर 1,45,000 रुपए, और ये आपका आंसर आ गया, आपकी पूंजी आ गई। तो अब कुछ नहीं है, आपको संपत्ति और दायित्व और इधर पर इन समीकरणों का अगर ज्ञान हो तो हम इन सवालों को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सवाल दिया था, कुल संपत्ति दी थी, माल के लिए लेनदार दिए थे, खर्चों के लिए लेनदार दिए थे, और हमको पूंजी ज्ञात करना था। तो हमको पूंजी ज्ञात करना था, तो पूंजी का समीकरण लगा दिया, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तो पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, तो पूंजी बराबर संपत्ति दिए 1,50,000 रुपए, दायित्व दिए थे 90,000 के, 15,000 के, इन दोनों दायित्वों को जोड़ देंगे तो 1,05,000 का हो जाएगा। तो पूंजी बराबर 1,50,000 माइनस 1,05,000 बराबर होते हैं 45,000 रुपए। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए इसमें दिया हुआ है कि यदि व्यापार की कुल संपत्तियां 1,30,000 रुपए हो तो शुद्ध संपत्ति का मूल्य 80,000 रुपए हो, तो लेनदार ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, लेनदार। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें हमको कौन कौन सी चीजें दी हैं, कुल संपत्तियां दी हैं, एक 1,30,000 की, और शुद्ध संपत्तियां दी हैं 80,000 रुपए। आपको क्या ज्ञात करना है, लेनदार ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में कुल संपत्ति दे दी 1,30,000 की और शुद्ध संपत्तियां दे दी 80,000
की, तो फिर आपको लेनदार ज्ञात करना है। तो लेनदार ज्ञात करने के लिए इसमें से हमको ये समीकरण लगाना पड़ेगा। लेनदार बराबर कुल संपत्ति माइनस शुद्ध संपत्ति। तो मैं सूत्र लगा देता हूं, लेनदार बराबर कुल संपत्तियां माइनस शुद्ध संपत्तियां। ये माइनस को अपन कोष्टक में लगा देते हैं तो वो दिखने लगता है स्पष्ट। शुद्ध संपत्तियां। तो लेनदार बराबर हो जाएगा, कुल संपत्ति दी है 1,30,000 की माइनस शुद्ध संपत्ति दी है 80,000 की। अब लेनदार बराबर हो जाएगा 1,30,000 माइनस 80,000 बराबर हो जाएंगे 50,000। तो लेनदार बराबर 50,000 हो गए। ये आपका आंसर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। हाँ, 50,000 रुपए दिया है, ये सही है। तो इस प्रकार ये मेरा पहला चैप्टर, तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर था। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।